डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की बात। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा की और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने पर जताई सहमति। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव इसी हफ्ते होने की संभावना। 16 दिसंबर से पहले ही नए अध्यक्ष का ऐलान संभव। किसी ओबीसी नेता को मिल सकता है यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद। महायुति गठबंधन में चल रहे मतभेदों की खबरों के बीच एकनाथ शिंदे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ की बैठक। नगर निगम चुनाव को लेकर दिया एकजुटता का संदेश। बैठक में सीट बंटवारे पर मंथन। बहराइच में महाराजगंज हिंसा केस में बहराइच की जिला अदालत का ऐतिहासिक फैसला। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में दोषियों में 1 को फांसी, 9 को आजीवन कारावास की सजा। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर 2024 को हुई थी हिंसा। संकट से जूझ रहे इंडिगो का बड़ा ऐलान। इंडिगो अपने यात्रियों को देगा मुआवजा। जिनकी फ्लाइट रद्द हुई उन्हें मिलेगा 10,000 रुपए का मुआवजा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको, पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की है। व्यापार वार्ता के बीच मोदी ट्रंप की बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा की और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा है कि अमेरिका ने भारत से सबसे अच्छा प्रस्ताव प्राप्त किया है, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक व्यापार समझौता तभी होता है जब दोनों पक्षों को इसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को लगता है कि उसे सबसे अच्छा प्रस्ताव मिला है तो उसे समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। वहीं मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समझौते में देरी से निवेशकों की भावनाओं पर असर पड़ रहा है। यह दोनों नेताओं के बीच तीसरी बार बातचीत है जब अमेरिकी प्रशासन ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था। दोनों नेताओं ने इस दौरान वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये बातचीत किस तरीके से आप देखते हैं, और खासकर तब जब टैरिफ का प्रभाव लगातार अमेरिका भारत पर डाल रहा है? देखिए, शुरू से जब से अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, तब से भारत और अमेरिका के बीच में लगातार व्यापार वार्ताओं का दौर चला है और फिलहाल भी एक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है, दोनों नेताओं की ओर से ये काफी माना जा रहा है कि सकारात्मक बातचीत हुई है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि भारत से अब तक का सबसे अच्छा प्रस्ताव अमेरिका को मिला है। लेकिन उधर व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने भी यह बयान दिया है कि जब व्यापार समझौता अच्छा मिला है तो उस समझौते पर अमेरिका को तुरंत हस्ताक्षर करने चाहिए। यह बार बार दोनों ओर से बात सामने आई है कि भारत और अमेरिका एक नेचुरल एसोसिएट्स हैं और विश्व शांति और तरक्की के दिशा में एक इन दोनों नेताओं के सहयोग का एक काफी अच्छा असर पड़ सकता है। लेकिन जो व्यापार की बात है, 50% टैरिफ के बाद से भारत का जो विदेशी व्यापार है अमेरिका के साथ काफी गिर गया है। और ऐसे में यदि भारत को अमेरिका की ओर से कुछ अच्छा प्रस्ताव मिला है तो उस पर यदि साइन होता है तो ये भारत के लिए काफी राहत वाली बात होगी, भारत के व्यापारियों के लिए काफी राहत वाली बात होगी और दोनों देशों के आपसी रिश्तों के लिए भी एक मजबूत भविष्य की शुरुआत के बात कही जा सकती है। और वैश्विक सुरक्षा हालातों पर कोई चर्चा हुई है क्या दोनों नेताओं के बीच?
तो अमेरिका जो चाहता है कि जो लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध जारी है उस पर विराम लगे। इसी दरमियान जब पिछले हफ्ते राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे तो भारत की भी बात राष्ट्रपति पुतिन से इस दिशा में हुई थी और कुछ ही महीनों में हो सकता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति भी भारत आए। लेकिन अमेरिका का कहना है कि एक दोनों देशों की आपसी सहमति से यदि युद्ध शांति होती है तो ये विश्व हित में भी होगी और भारत का एक इसमें अच्छा बड़ा रोल हो सकता है। अमेरिका ने इस बात पर सहमति जताई है कि भारत विश्व शांति और तरक्की के दिशा में एक अहम पार्टनर है और हम दोनों, अमेरिका और भारत दोनों मिलकर इस दिशा में एक अच्छा कदम उठाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कल देर रात बातचीत हुई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें, यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव अब जल्द होने वाला है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव इसी हफ्ते होने की संभावना है। 16 दिसंबर से पहले ही नए अध्यक्ष का ऐलान संभव हो सकता है। ओबीसी नेता को यूपी बीजेपी अध्यक्ष का पद मिल सकता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में गुरुवार शाम को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें संघ के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए विनोद तावड़े की मौजूदगी में 13 दिसंबर को नामांकन कराया जाएगा। माना जा रहा है कि पार्टी 16 दिसंबर से पहले ही नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बार यूपी में संगठन की कमान किसी ओबीसी नेता को सौंपी जा सकती है। माना जा रहा है कि ओबीसी चेहरा चुनना यूपी की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है। इससे गैर यादव ओबीसी वोटों को और मजबूत किया जा सकेगा जिससे चुनाव में पार्टी को बढ़त मिल सकती है। इससे पहले मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के चयन के लिए संगठन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि 16 दिसंबर से पहले नए अध्यक्ष का नाम घोषित हो सकता है। सूत्रों ने दावा किया है कि संगठन स्तर पर चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। राज्य के संगठन चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वीकेंड लखनऊ पहुंच सकते हैं जहां अंतिम औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, इसी हफ्ते संभव है यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव और बीजेपी जो है वो नए अध्यक्ष का ऐलान भी कर सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि ओबीसी चेहरे पर दांव खेल सकती है। ऐसे में 2027 के चुनाव को अगर हम देख लें तो उसको कितना ध्यान में रखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो अभी रेस में चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सदब, अगर बीजेपी प्रेसिडेंट की बात करें प्रदेश के तो काफी लंबा वक्त बीत गया है जब ये नियुक्ति हो जानी थी, हालांकि नहीं हो पाई और इसका कारण यही बताया गया कि जो लोकसभा चुनाव में वोट लगा, जो झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को, इसके बाद कहीं न कहीं पार्टी ओबीसी या एससी चेहरे की तलाश में है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इस बात से भी विचार नहीं है कि ब्राह्मण चेहरे को भी या किसी सबर चेहरे को भी अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जो नाम इस समय, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो आप कह सकते हैं कि BL वर्मा केंद्रीय मंत्री है, उनका नाम तेजी से आगे बढ़ा है। इसके साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार में धर्मपाल सिंह, उनके नाम को लेकर चर्चा है। पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके नाम पर भी लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रह चुकी है साध्वी निरंजन ज्योति, उनका नाम भी अब बीते कुछ दिनों में काफी तेजी से सड़क बीजेपी प्रेसिडेंट के लिए उछला है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ प्रमुख चेहरे हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि इनका नाम रेस में आगे चल रहा है। और जहां तक बीजेपी प्रेसिडेंट के चुनाव की बात है सदब, तो 14 तारीख को, इसी 14 दिसंबर को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। 13 तारीख को बीजेपी दफ्तर में नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी जिसमें जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 14 तारीख को यह माना जा रहा है कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी संगठन में है से जुड़े रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 14 तारीख को इस बार हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने नए बीजेपी अध्यक्ष का जल्द ऐलान कर सकती है।
और अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। बता दें आपको, एकनाथ शिंदे और रविंद्र चौहान की बैठक हुई है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की है। महायुति गठबंधन में चल रहे मतभेदों पर खुलकर चर्चा हुई है। महायुति में सुलह का बड़ा फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। तो नगर निगम चुनाव को लेकर एकजुटता का संदेश भी एकनाथ शिंदे देते हुए नजर आए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में देर रात हलचल देखने को मिली है, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आमने सामने बैठकर महायुति गठबंधन में चल रहे मतभेदों पर खुलकर चर्चा करते नजर आए हैं। ये बैठक ऐसे समय हुई है जब आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच खींचतान बढ़ती जा रही थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह बैठक और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि शाह की सलाह के बाद भाजपा और शिंदे गुट ने तय किया कि अब तल्खियों को पीछे छोड़कर चुनावी मैदान में एकजुट होकर उतरना जरूरी है। चौहान और शिंदे की मुलाकात को डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि आगामी नागरिक निकाय चुनाव में कोई गलत संदेश ना जाए। बैठक का सबसे अहम हिस्सा रहा मुंबई, ठाणे और राज्य के अन्य नगर निगमों में सीटों के बंटवारे का सवाल। नवी मुंबई नगर पालिका को लेकर दोनों दलों के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव बढ़ा हुआ था। बैठक में इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई और एक साझा रास्ता निकालने की आवश्यकता पर सहमति बनी। डिप्टी सीएम शिंदे और चौहान दोनों ही इस बात पर राजी दिखे कि अगर महायुति को नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो स्थानीय स्तर पर तालमेल मजबूत करना ही होगा। इस बैठक का सबसे बड़ा और सकारात्मक नतीजा यह निकला कि दोनों दलों के स्थानीय पदाधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। ये समिति स्थानीय समीकरणों, जनाधार और पिछले चुनाव नतीजों को ध्यान में रखते हुए सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करेगी। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में सीटों को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच कई जगहों पर खुला विवाद सामने आया था। नई समिति बनने से इन मतभेदों को काफी हद तक कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सरबजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सरबजीत, अब ऐसा लग रहा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव जीतने के लिए। कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी बैठक हुई है। महायुति में बहुत लंबे समय से दरार की खबरें सामने निकल कर आ रही थी। अब सब कुछ ठीक है बैठक के बाद? जिस तरह से नागपुर में जो अधिवेशन सत्र शुरू है उसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा के जो अध्यक्ष है रविंद्र चौहान, उनकी देर रात मुलाकात हुई है। मुलाकात में जिस तरह से चर्चाएं की जा रही थी, इसके पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं भाजपा से। महायुति में कहीं ना कहीं खटपट चल रही है, इसको लेकर तमाम अटकलें आ रही थी, खबरें आ रही थी। इसको लेकर एकनाथ शिंदे भी बता रहे थे कि महायुति में सब ठीक है। हालांकि जो बैठक हुई है, बैठक में जिस तरह से नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के अध्यक्ष के साथ बैठक हुई है। बैठक में किस तरह से चुनाव की रणनीति की जाएगी। नागपुर में सत्र भी शुरू है, सत्र के दौरान और आगामी महानगर पालिका भी चुनाव को लेकर भी तैयारियां हैं। तो पूरी तरह से जो बैठक में महायुति को किस तरह से मजबूत करना है और एकनाथ शिंदे उनसे नाराज नहीं चल रहे हैं, ऐसा भी कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम किया गया है। और गठबंधन में सीट बंटवारा किस तरीके से होगा, इस पर कोई विशेष चर्चा? जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो अब अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस पूरे चुनावी तैयारियों की जो है वहाँ पे पूरा बैठक की जाएगी। बैठक के बाद पूरी जो है लिस्ट सामने आएगी, जिस तरह से जो महायुति किन किन जगहों पर महानगर पालिका चुनाव को लेकर तैयारियां करेंगी। इसको लेकर हालांकि अभी बस बैठकें दौर रही हैं, और भी ऐसी बैठकें होंगी जिसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्या मुख्य कारण बताया जा रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से जो भाजपा से वो नाराज बताए जा रहे थे? जिस तरह से एकनाथ शिंदे की नाराजगी बताई जा रही थी, जैसे पालक मंत्री अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पालक मंत्री जो गाइडेंस मिनिस्टर होता है उन्हें वहां पे नियुक्ति नहीं की गई है। जैसे नासिक को लेकर भी बात की गई है, नासिक है और रायगढ़ है, ये दोनों जो है बिना पालक मंत्री। हालांकि वहां पे दो गुट हैं। एनसीपी गुट अपना दावा कर रहा है कि वहां के जो पालक मंत्री होंगे वो एनसीपी गुट से होंगे, और शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे गट के जो नेता है वो अपना दावा कर रहे हैं कि वो एकनाथ शिंदे के जो है ये पद जाएगा। हालांकि दोनों दो से तीन जगह ऐसे हैं जहां पर शिवसेना की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और एनसीपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। हालांकि वो सभी स्थान अभी भी ब्लैंक है और चुनाव को लेकर भी किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। तीनों जो अलग अलग पार्टियां भले ही चुनाव कर रही हैं, लेकिन सबका मुद्दा एक ही है, लाडली बहन योजना जो लाया गया है, एकनाथ शिंदे की तरफ से लाया गया है। हालांकि इसकी बंद को लेकर भी जो बताई जा रही थी, लेकिन इसका पूरा श्रेय एकनाथ शिंदे लेना चाहते हैं और एकनाथ शिंदे पूरी तरह से तैयारी में है कि जो अगला जो महानगर पालिका चुनाव होगा उसमें अच्छी बहुमत ला सके।
सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, अब नगर निकाय चुनाव को लेकर महायुति एक बार फिर से तैयार नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच बैठक हुई है और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर सीएम धामी ने वन विभाग की समीक्षा बैठक की है। वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा मिलेगी, स्कूली बच्चों को एस्कॉर्ट की सुविधा भी मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानव वन्यजीव संघर्ष को खत्म करने के लिए वन विभाग के साथ ही शासन प्रशासन के स्तर पर भी प्रभावी प्रयास किए जाएं। ये सुनिश्चित किया जाए कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना की सूचना मिलने के 30 मिनट के अंदर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाए। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री धामी ने पौड़ी में मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत पौड़ी के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का अधिक भय है, ऐसे क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और घर तक लाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जाए। मानव वन्यजीव संघर्ष में किसी परिवार से कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग प्रभावित परिवार की आजीविका को सहायता देने के लिए 2 सप्ताह के अंदर नीति बनाकर प्रस्तुत करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जिन भी उपकरणों की आवश्यकता है, उन्हें यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पहली जिम्मेदारी वन्य जीवों से लोगों के जीवन को बचाना है। इसके लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जाए। जंगली जानवर आबादी क्षेत्रों में ना आए, इसके लिए स्थायी समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। वन्य जीवों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरों के माध्यम से निरंतर नजर बनाए रखें। वनकर्मी लगातार निगरानी रखें, साथ ही ग्रामीणों के साथ अपना संवाद मजबूत रखें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तियों के आसपास जंगली झाड़ियों को अभियान चलाकर साफ किया जाए। साथ ही बच्चों और महिलाओं को विशेष तौर पर आसपास वन्य जीवों की मौजूदगी को लेकर जागरूक किया जाए। देखिए, किसी भी कीमत पर जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था को संपन्न करने का काम सभी विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और विशेषकर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएफओ हैं, उनके एसडीओ हैं, रेंजर हैं, उनका सबका उत्तरदायित्व तो फिक्स किया जा रहा है। पहले से जो है इस प्रकार निर्देश हो गए हैं और जो भी हमलों में घायल हो रहे हैं या घायल हुए हैं, उन सभी का जो समुचित इलाज है, पूरा इलाज है, वो सरकार की तरफ से कराया जाएगा। उसका पहले से ही हमने प्रावधान कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, पिछले दिनों जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष की खबरें सामने निकल कर आ रही थी, इस पर अब मुख्यमंत्री भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जो तत्काल राहत देने की बात की गई है, वो कब से धरातल पर दिखना शुरू हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। कल उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बैठक की, वन विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे, अन्य अधिकारी मौजूद रहे और सीधे तौर पर उन्होंने जिस तरह से निर्देश दिए हैं कि कोई भी जिस तरह से संघर्ष बढ़ता जा रहा है उस संघर्ष को रोका जाए और कोई भी अधिकारी जो है इसमें ढील देता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। इसी का उदाहरण है कि जो डीएफओ है उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्होंने जो है निलंबित कर दिया, क्योंकि एक्शन में नहीं थे और पौड़ी में लगातार, जो पौड़ी जिला है वैसे भी बदनाम जिला है कि वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में जो है वो जंगली जानवरों का आतंक है और ऐसे में डीएफओ की कार्रवाई ठीक से ना करना, डीएफओ को परेशान स्थिति में भी जो है इतनी परेशानी में है लोग और डीएफओ उस समय भी सही से निर्णय नहीं ले पा रहे। इसी वजह से जो उन्होंने मीटिंग में ही डीएफओ को, जो मीटिंग चल रही थी, जिस मीटिंग में जो है डीएफओ मौजूद थे मुख्यमंत्री ने उसी मीटिंग में उन्हें निलंबित कर दिया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक्शन लिया है और ये एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। कई लोगों को जो है जंगली जानवर, फिर भालू की बात करें या बाघ की बात करें, वो मार चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठकें की हैं और तमाम दिशा निर्देश दिए हैं।
और अगली बड़ी खबर इंडिगो से जुड़ी आपको बता रहे हैं। इंडिगो का बड़ा ऐलान इस वक्त सामने निकल कर आया, जहां पर इंडिगो अपने यात्रियों को मुआवजा देगा। जिनकी फ्लाइट रद्द हुई है उन्हें 10,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। इंडिगो ने हाल ही में अपने हजारों यात्रियों को हुई परेशानी को मानते हुए एक बड़ा फैसला किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि दिसंबर की शुरुआत में ऑपरेशनल दिक्कतों के दौरान जिन यात्रियों की यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई उन्हें 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा। यह वाउचर पूरे 1 साल तक किसी भी यात्रा बुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। एयरलाइन ने माना कि 3, 4 और 5 दिसंबर को कई यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। कई लोग अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट और जरूरी यात्राओं से चूक गए। कंपनी ने कहा कि यह उनके लिए कठिन समय था और यात्रियों को हुई परेशानी की जिम्मेदारी इंडिगो लेती है। दरअसल सरकार के मौजूदा नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यदि किसी एयरलाइन की फ्लाइट निर्धारित समय से 24 घंटे के भीतर रद्द होती है तो उस एयरलाइन को यात्रियों को मुआवजा देना अनिवार्य है। इस नियम के मुताबिक फ्लाइट की दूरी और यात्रा समय के आधार पर यात्रियों को 5,000 से 10,000 रुपए तक का अलग मुआवजा मिलेगा। इस तरह कुछ यात्रियों को कुल 20,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। इंडिगो ने बताया कि जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई थी उनके ज्यादातर रिफंड प्रोसेस कर दिए गए हैं और बचे हुए मामलों को भी जल्द निपटा दिया जाएगा। अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंसी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप से बुक हुआ है तो उसका रिफंड भी जारी कर दिया गया है या प्रक्रिया में है। जो यात्री अपने रिफंड की स्थिति नहीं देख पा रहे हैं वे सीधे ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर बहराइच से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। बता दें आपको, बहराइच महाराजगंज हिंसा केस में फैसला आ गया है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में फैसला सुनाया गया है। बहराइच की जिला अदालत का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। बता दें आपको, बहराइच जिले के महाराजगंज बाजार में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर 2024 को हुई हिंसा, आगजनी, बवाल और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषियों को बड़ी सजा सुनाई है। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवारों को न्यायालय से न्याय की उम्मीद लगी हुई थी। 13 महीने 26 दिन सुनवाई चलने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों के सबूतों को देखा और गवाहों को सुना। जिला और सत्र न्यायालय बहराइच की अदालत ने 10 अभियुक्तों को दंगा भड़काने और रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या करने के आरोप में दोषी करार देते हुए मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा और अब्दुल हमीद, अब्दुल तालिब सैफ सहित 9 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान महाराजगंज बाजार में हिंसा भड़की थी। इसी बीच तोड़फोड़, आगजनी के साथ रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी सरफराज सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था और एनएसए तक की कार्रवाई की गई थी। तकरीबन 13 माह तक चली सुनवाई और ट्रायल के बाद आखिरकार रामगोपाल मिश्रा के परिजनों और हिंसा से प्रभावित हुए पीड़ितों को न्याय मिला है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने इस मामले में अब्दुल हमीद, सरफराज, मोहम्मद तालिब, फहीम, जिशान, मोहम्मद सैफ, जावेद, शोएब खान, ननकऊ और मारूफ अली सहित 10 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सरफराज को फांसी और अन्य 9 को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। 13 अक्टूबर 2024 को मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान जो घटना हुई थी उसमें 3 दिन पहले जो है 10 मुलजिमानों को गिल्टी होल्ड किया गया। उसमें न्यायालय ने आज जो है 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी और एक मुलजिम सरफराज और रिंकू को मृत्युदंड की सजा सुनाई। रास्ते खुले जा सकते हैं। हाँ, यह ऐतिहासिक फैसला है। इसमें जो है माँ भारती के सपूत की निर्मम हत्या की घटना ये थी कि मूर्ति विसर्जन यात्रा में जो है मूर्तियाँ जा रही थी, उसमें जो है कुछ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा यात्रा को रोकी गई। उसमें जो है रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या कर दी गई। और अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। बता दें आपको, राजनीतिक रैली में भगदड़ का मामला। अभिनेता विजय की राजनीतिक रैली में भगदड़ केस, तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और टीवी के संस्थापक विजय की राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ मामले, तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अजय रस्तोगी की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि टीवीके ने जब अपनी याचिका में सीबीआई जांच की मांग ही नहीं की थी तो सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई जांच का फैसला सही नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।